हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले कन्फ्यूशियस को पढ़ेंगे। कन्फ्यूशियस को पढ़ने के बाद हम सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन सब थिंकर्स को पढ़ेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो कन्फ्यूशियस के ऊपर है। कन्फ्यूशियस एक चाइनीज थिंकर है, ठीक है। चीन के थिंकर हैं, ये चाइनीज थिंकर है, चाइनीज फिलोसफर हैं, चाइनीज राइटर हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी कन्फ्यूशियस में, वो चाइना से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने इस पीपीटी में आपको मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी है। हालांकि जब मैं आपको इस पीपीटी को प्रोवाइड कराऊंगा तो आप कभी भी इस पीपीटी के थ्रू मेरे लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल पर डायरेक्ट जा सकते हैं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं आज हम जो हमारा टॉपिक होगा वो है कन्फ्यूशियस। इनका जीवन परिचय क्या है, इनकी बायोग्राफी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने है, कन्फ्यूशियस जो है वो चीन का महान दार्शनिक, विचारक व शिक्षक था। कन्फ्यूशियस वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, थिंकर एंड टीचर ऑफ चाइना। यानी कि जो कन्फ्यूशियस है वो चीन का एक महान दार्शनिक है, एक महान विचारक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो एक ग्रेट टीचर भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह आज के चीन के सांटुग राज्य के लू नगर के साओ ग्राम में पैदा हुआ, ठीक है। तो ये उसकी कुछ बर्थ से रिलेटेड डिटेल्स हैं कि वो कहाँ पैदा हुआ। चीन के सांटुग राज्य में, ठीक है, वो पैदा होता है, और उसके जिस ग्राम में पैदा होता है, जिस विलेज में वो पैदा होता है, साओ उसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका वास्तविक नाम था, क्या था, कुंडचियो, ठीक है। कुंडचियो इसका वास्तविक नाम था। कभी कभी नेट के एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम क्या था। तो कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम क्या था, कुंडचियो। इसके अनुयायी इसे कुंठम फुत्से कहा करते थे, जिसका तात्पर्य है महान गुरु, ठीक है। कुंठम फुत्से का तात्पर्य क्या होता है, महान गुरु। तो ये बात आप ध्यान रखें, या कभी कभी इस तरीके से मैचिंग में भी क्वेश्चन आपको दे देगा कि कुंठम फुत्से का तात्पर्य क्या है, महान गुरु या ग्रेट गुरु। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कन्फ्यूशियस में असाधारण प्रतिभा थी, ठीक है। कन्फ्यूशियस 23 वर्ष की उम्र आते आते वो क्या बन गया, महान गुरु बन गया, ग्रेट टीचर बन गया। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूशियस के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था, और उसी टैलेंट के चलते वो 23 ईयर्स की एज में, 23 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, वह गुरु कहलाने लगा। क्योंकि उसके विचार ऐसे थे जो नैतिकता पर आधारित थे, उसके विचार ऐसे थे जो चीन के एकीकरण पर बल दे रहे थे, ठीक है। और उसने सबसे बड़ी बात जो शिक्षा को लेकर के बोली, ठीक है, शिक्षा पर जो बात की कन्फ्यूशियस ने सबके लिए समान शिक्षा की बात की। ध्यान रखना, सबके लिए समान शिक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह अपने शिष्यों के साथ शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य, दर्शन आदि अनेक विषयों पर विचार विमर्श करने लगा। यानी कि देखिए, आप 23 ईयर्स की एज में, कन्फ्यूशियस 23 वर्ष की उम्र में क्या करता है, उसको शासन व्यवस्था का भी ज्ञान होता है, उसको इकोनॉमी का भी नॉलेज होता है, कला, साहित्य, दर्शन आदि इन सब चीज़ों का उसे बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होता है, बहुत बढ़िया तरीके से उसे ज्ञान होता है। और तभी वह असाधारण प्रतिभा के कारण क्या कहलाता है, 23 वर्ष की अवस्था में वह गुरु का दर्जा उसे मिल जाता है, एक टीचर का स्टेटस मिल जाता है उसे। अब देखिए, विचार कुछ प्लेटो के विचारों से मिलते जुलते मिलेंगे आपको।
देखिए कन्फ्यूशियस भी प्लेटो की तरह एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था जो कि लोक कल्याण व न्याय पर आधारित हो। अब हमें क्या समझ में आया? कन्फ्यूशियस क्या कर रहा है? कन्फ्यूशियस भी एक आदर्श राज्य की बात कर रहा है। पहला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि कन्फ्यूशियस एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है, ठीक है, और उस राज्य में क्या होना चाहिए? लोक कल्याण यानी जनता का कल्याण होना चाहिए, और वह राज्य जो है न्याय पर आधारित होना चाहिए। इस तरीके से जो स्टेटमेंट बनेंगे क्वेश्चन में कि कन्फ्यूशियस एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है, तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। कन्फ्यूशियस ऑल्सो वांटेड टू स्टैब्लिश एन आइडल स्टेट, ठीक है। दूसरी बात, कन्फ्यूशियस का जो आदर्श राज्य है वो कैसा है? वो लोक कल्याणकारी है। तो ये बात भी क्या है? सही है। स्टार बना लीजिए इन सब बातों पे आप, ठीक है। फिर कन्फ्यूशियस का जो राज्य है, आदर्श राज्य है, वो कैसा है? न्याय पर आधारित है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट जब आप अच्छे तरीके से याद करेंगे तभी आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से हैंडल हो पाएगा और अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए, उसने श्रेष्ठ मनुष्य के जीवन को 3 तत्वों का संयोग बताया जो बाद में चीनी संस्कृति के आधारभूत तत्व बन गए। कन्फ्यूशियस क्या बोलता है? कन्फ्यूशियस ने बोला कि कोई भी महान मनुष्य होगा, कोई भी ग्रेट मैन होगा, ठीक है, तो उसके अंदर 3 कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है, 3 संयोग होंगे, 3 चीजों से वो महान बनेगा। क्या क्या चीजें होंगी? जैसे जैन का मतलब लोक कल्याण, उसके अंदर लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए, तभी वह मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। जब तक व्यक्ति के अंदर लोक कल्याण की भावना नहीं होगी, पब्लिक वेलफेयर की भावना नहीं होगी, तब तक व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। दूसरा कह रहा है ये का मतलब होता है औचित्य, ठीक है, जस्टिफिकेशन। व्यक्ति के औचित्य औचित्य होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए, यानी व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या असत्य, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि ये सारे शब्द जो है जैन, यी, ली, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो है चाइनीज है। ली का मतलब है अनुष्ठान, रिचुअल, यानी कि कहने का मतलब है कि जो कन्फ्यूशियस कह रहा है कि व्यक्ति महान तभी होगा अगर व्यक्ति लोक कल्याणकारी है, अगर व्यक्ति के अंदर यह जान लेने की क्षमता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तीसरी बात वो कह रहा है व्यक्ति धार्मिक हो, या फिर व्यक्ति में क्या हो? आध्यात्मिक भावना होनी चाहिए, तभी वह लोक कल्याण कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी 3 चीजों का जो मिश्रण बताता है कि किसी भी महान व्यक्ति के अंदर 3 चीजों का मिश्रण पाया जाएगा, 3 चीजों का संयोग पाया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। कन्फ्यूशियस की कुछ वर्क्स हैं, कुछ इसकी बुक्स हैं। पहली बुक है सु चिड़ एनालेट, ठीक है, इसमें विविध प्रसंग के बारे में बताया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, यह ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक संग्रह है जिसमें राजवंशों के वृत्तांत व नैतिकता का उपदेश है। अब इसी पुस्तक में क्या दिया गया है? इसी पुस्तक में महान योजना के बारे में दिया गया है, अर्थात आदर्श व्यवस्था कैसी होगी, यानी कि जो कन्फ्यूशियस का आदर्श राज्य है, ठीक है, जो कन्फ्यूशियस का आदर्श राज्य है वो कैसा होगा, तो यह जो है सुचिड़ नामक पुस्तक में ऐसा बताया गया है। दूसरी चीज आपको और क्या समझनी है कि जो सुचिड़ बुक है, ठीक है, इसमें राजवंशों के बारे में बताया गया है, इसमें नैतिकता के उपदेश भी है, इस पे महान योजना के बारे में बात की गई है, या फिर आदर्श व्यवस्था के बारे में भी बात की गई। तो इतनी चीजें आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसकी अगली जो बुक है सी चिड़ बुक है, इसमें गीत संग्रह या इस तरीके से सिंगिंग के बारे में इसमें बताया गया। तो कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि कन्फ्यूशियस की कौन सी पुस्तक में गीतों का संग्रह दिया गया है, तो गीतों का संग्रह जो दिया गया है वो सी चिड़ बुक में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बुक इसकी है ई चिड़ बुक जो है इसमें ज्योतिष के बारे में बताया गया है, इसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टार बना लीजिए आप, छुन व छियो, ये इसकी एक और बुक है
जिसमें बताया गया है बसंत व शरद काल का इतिहास। ये इंपॉर्टेंट है। बसंत व शरद काल का इतिहास कन्फ्यूशियस की कौन सी बुक, ठीक है, कन्फ्यूशियस की कौन सी बुक जो है बसंत व शरद काल के इतिहास से संबंधित है? तो छुन व छियो। इस तरीके से आप चीज़ों को याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो सब यहीं से आते हैं, बुक से लेकर के। कुछ क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं बुक को लेकर के आया हुआ है, ठीक है। इसकी कुछ अन्य बुक्स हैं जैसे कि ता सीमो। इसका मतलब है, ता सीमो का मतलब है महान शिक्षा या ग्रेट एजुकेशन। यह कन्फ्यूशियस के शिष्य सांग द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। फिर दूसरी जो इनकी और दूसरी अदर बुक्स हैं, स्वर्णिम मार्ग द गोल्डन मीन। कन्फ्यूशियस के पौत्र द्वारा रचित इस पुस्तक में मध्यम मार्ग को उत्तम मार्ग बताया गया है, ठीक है। यानी कि मध्यम मार्ग का विचार एक लोगों ने और दिया था, कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। मध्यम मार्ग का विचार अरस्तु ने दिया था, ठीक है, लेकिन अरस्तु से पहले मध्यम मार्ग का विचार जो है वो कन्फ्यूशियस ने दिया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में कन्फ्यूशियस होगा तो कन्फ्यूशियस को आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज अरस्तु सही आंसर होगा, ठीक है। इसकी बुक्स और भी हैं, देखिए बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक ऑफ राइट्स हैं, कन्फ्यूशियस सेज, क्लासिक ऑफ पोइट्री। ये सारी क्या है इनकी बुक्स है। तो ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आपको, ज़्यादा कंटेंट आपको इसमें कन्फ्यूशियस के ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि कन्फ्यूशियस एक चाइनीज थिंकर हैं। चाइनीज थिंकर के साथ साथ क्या है कि जो इनकी उपयोगिता है, उपयोगिता तो नैतिकता पर आधारित है इनकी, ठीक है, नैतिकतावादी विचारक तो हैं ये। लेकिन जब कंटेंट की बात आती है तो ये चाइनीज थिंकर होने के कारण अभी ये नए सिलेबस में हमारे ऐड हुए हैं, ठीक है। तो नए सिलेबस में ऐड होने की वजह से जो ये बुक्स वगैरह इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, यही एग्जाम में पूछता है बार बार। बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, आप इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। क्योंकि जो मैंने कंटेंट बनाया हुआ है ये कम से कम 5 से 6 बुक का रेफरेंस लिया है, देन मैंने कंटेंट को तैयार किया है, और अपने कुछ पुराने नोट्स जो हमारे थे, ठीक है, उन सब का कॉम्बिनेशन बना के मैं इस पीपीटी को प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब देखते हैं कन्फ्यूशियस के राज्य पर क्या विचार है, कन्फ्यूशियस व्यूज ऑन द स्टेट। देखिए सबसे अब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए, क्या अवधारणात्मक क्वेश्चन जो नेट के एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं क्वेश्चन। अब समझने वाली बात क्या है, कन्फ्यूशियस राजतंत्र व सामंतवाद का समर्थक था। पहली बात समझनी है, कन्फ्यूशियस ने किसका समर्थन किया, राजतंत्र का, ठीक है, मोनार्की का सपोर्ट किया इन्होंने, और यह सामंतवाद का समर्थक था। दूसरा, कन्फ्यूशियस लोकतंत्र को पसंद नहीं करता था, ठीक है, कन्फ्यूशियस जो है लोकतंत्र को पसंद नहीं करता था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, उसके अनुसार 3 सर्वोच्च शक्तियां होती हैं, ठीक है। कन्फ्यूशियस कह रहा है, पहली बात हमें क्या समझना है, कन्फ्यूशियस जो है वो मोनार्की को सपोर्ट करता है, राजतंत्र को सपोर्ट करता है, लोकतंत्र को वह पसंद नहीं करता। जिस तरीके से प्लेटो ने लोकतंत्र की आलोचना की है, ठीक उसी तरीके से कन्फ्यूशियस भी क्या करता है, लोकतंत्र की आलोचना करता है, लोकतंत्र को समर्थन नहीं करता है। उसके अनुसार 3 सर्वोच्च शक्तियां होती हैं। कन्फ्यूशियस कह रहा है कि 3 सर्वोच्च शक्तियां कौन कौन सी है, एक तो ईश्वर है, दूसरा राज्य है, तीसरा जनता। ये 3 सर्वोच्च शक्तियां हैं, ईश्वर, राज्य और जनता, गॉड, स्टेट एंड पीपल। ये 3 क्या है, सुप्रीम पावर है। अब देखिए राजा जो होता है, ईश्वर द्वारा बनाए गए कानूनों को जनता पर क्या करता है, लागू करता है। द किंग इन्फोर्सेस द लॉ मेड बाय गॉड ऑन द पीपल। यानी कन्फ्यूशियस कह रहा है कि जो राजा होता है, ठीक है, वो ईश्वर के द्वारा बनाए गए कानूनों को किसके ऊपर लागू करेगा, जनता के ऊपर लागू करेगा। यानी इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि यह जो कन्फ्यूशियस है वो राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करता है, राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करता है, सिद्धांत का समर्थन करता है।
ठीक है। तो आपको इस तरीके से चीज़ें इनडायरेक्टली वे में भी समझना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इनडायरेक्टली पे पूछेगा तब आपको कन्फ्यूजन होगी वहाँ पे ना, ठीक है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ये कह रहा है कि ईश्वर के द्वारा बनाए गए कानूनों को राजा क्या करता है, जनता के ऊपर लागू करता है। यानी कहने का मतलब है कि ईश्वर का प्रतिनिधि धरती पर कौन है, राजा है, ठीक है। तो इस तरीके से वह राजतंत्र का समर्थन करता है और राजा के अधिकारों को बनाए रखने की बात करता है। लेकिन हमें और क्या चीजें ध्यान रखनी है, राजतंत्र का समर्थन तो करता है, लेकिन कन्फ्यूशियस कभी भी निरंकुश राजतंत्र या निरंकुश राजा या तानाशाही शासन व्यवस्था का समर्थन नहीं करता है। वह शोषणकारी सामंतवाद व अत्याचारी निरंकुश तंत्र का क्या है, विरोधी है, ध्यान रखना, ठीक है। राजतंत्र का समर्थन तो करता है वह, लेकिन सामंतवाद, शोषणकारी सामंतवाद व निरंकुश शासन का क्या करता है, वह विरोध करता है। ही वॉज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव फ्यूडलिज्म एंड ट्रायनालिकल ऑटोक्रेसी, ठीक है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, यही कॉन्सेप्ट एग्जाम में डायरेक्टली 1 बाय 1 करके आपको स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है और आपसे पूछता है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही हैं और कौन से गलत हैं। चलिए देखते हैं। अन्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था की आलोचना में कन्फ्यूशियस कहता है कि, इसका स्टेटमेंट है, अन्यायपूर्ण शासन शेर से भी क्या होता है, भयानक होता है, ठीक है। इस तरीके से स्टेटमेंट आ जाए तो आप इसको क्या करना, आंख मूंद करके कन्फ्यूशियस को टिक कर देना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण शासन का क्या है, यह विरोधी है, तानाशाही शासन का विरोधी है। इसी के विरोध में यह कह रहा है कि अन्यायपूर्ण शासन क्या होता है, शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वह शासकों पर परंपरागत व नैतिक मूल्यों का नियंत्रण रखना चाहता है। यानी कि जो राजा है, ठीक है, कन्फ्यूशियस कह रहा है जो राजा होगा उसके ऊपर नैतिक मूल्यों का क्या होगा, नैतिक मूल्यों का दबाव होगा। नैतिक मूल्यों और परंपरागत मूल्यों के द्वारा राजा के ऊपर नियंत्रण बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि प्लेटो ने क्या बोला, प्लेटो ने बोला कि राजा कभी भी क्या नहीं हो सकता, निरंकुश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राजा के अंदर दर्शन है, ठीक है। दार्शनिक राजा कभी भी निरंकुश हो नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से कौटिल्य ने क्या बोला, कौटिल्य ने बोला कौटिल्य ने भी राजतंत्र का समर्थन किया, लेकिन कौटिल्य ने राजा के ऊपर नियंत्रण की बात की। राजा के ऊपर मंत्रिपरिषद नियंत्रण लगाएगी, राजा के ऊपर कुछ दैवीय शक्तियां हैं, कुछ दैवीय दंड होते हैं, वो नियंत्रण लगाएंगे। राजा के ऊपर परंपरागत रूप से जो नैतिक कर्तव्य होते हैं वो भी राजा को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ठीक इसी तरीके से कन्फ्यूशियस भी कह रहा है कि राजा कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता, राजा के ऊपर नैतिक मूल्यों के द्वारा नियंत्रण लगाया जाएगा। देखिए कौटिल्य की तरह वह कहा करता था, कन्फ्यूशियस कहा करता था कौटिल्य की तरह कि जब राजा का आचरण उचित होगा तभी व्यवस्था ठीक होगी तथा प्रजा का भी आचरण सुधरेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जब राजा ही अच्छा व्यवहार करेगा तो प्रजा क्या करेगी, अपने आप अच्छा व्यवहार करेगी। अगर राजा ही क्या होगा, राजा ही धूर्त होगा, राजा ही अगर अत्याचारी होगा तो उसकी प्रजा भी वैसी ही होगी। हालांकि कन्फ्यूशियस राजा को स्वर्ग का प्रतिनिधि मानता था, ठीक है। स्वर्ग का प्रतिनिधि का मतलब है कि राजा को क्या मानता था, वह ईश्वर का प्रतिनिधि, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेवन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वह राजतंत्रीय शासन व्यवस्था का समर्थक है, वह राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थन कर रहा है। राज्य की दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का वह समर्थक था। पहला पॉइंट आप स्टार बना लें इन सबको, ठीक है। जहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो आप स्टार बनाते चलें, क्योंकि यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन उठते हैं। किंतु वह दैवीय सिद्धांत के अनुसार राजा के असीमित अधिकारों का समर्थक नहीं था, ठीक है। जैसे कि दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में क्या बोला गया है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा जो कुछ भी करता है वह सत्य है, राजा की बातों का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, राजा कितना भी अत्याचारी हो लेकिन फिर भी क्या है, वह अच्छा है और ईश्वर का प्रतिनिधि है। ऐसा दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में बोला गया है। लेकिन इसके विपरीत कन्फ्यूशियस कहता है कि राज्य की दैवीय उत्पत्ति तो होती है लेकिन राजा के ऊपर नियंत्रण जरूरी है, ठीक है। वह राजा के ऊपर क्या करता है, नियंत्रण लगा के रखता है, वह राजा को अनियंत्रित कभी भी नहीं छोड़ता, ये बात आप ध्यान रखना।
ठीक है। कन्फ्यूशियस राज सिंहासन प्राप्ति का आधार वंशानुगतता को नहीं बल्कि गुणों को मानता था, जो कि तत्कालीन चीन में एक क्रांतिकारी विचार था। ठीक है, कन्फ्यूशियस कह रहा है कि कोई राजा है तो उसका पुत्र राजा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता होगी, जिस व्यक्ति के अंदर राज्य को चलाने की शासन कला होगी, वही व्यक्ति क्या होगा, राजा बनेगा, वही व्यक्ति राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक इसी तरीके से कौटिल्य के भी विचार थे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैकियावेली के विचार देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली वे में कि जो कन्फ्यूशियस है वो यथार्थवादी विचारक है। ठीक है, वह यथार्थवाद से प्रभावित है। कन्फ्यूशियस एक सशक्त केंद्रीय सत्ता का समर्थक है, जैसा कि मैकियावेली ने इटली के एकीकरण के लिए, ठीक है, जो शासन पद्धतियां अपनाई, जो बातें कही, जो राजा को शक्तियां देने की बात की, ठीक उसी तरीके से कन्फ्यूशियस भी क्या कर रहा है, चीन में केंद्रीय सत्ता का समर्थन कर रहा है, क्योंकि कन्फ्यूशियस के समय चीन में कट्टर सामंतवाद का प्रभाव था, कट्टर सामंतवाद का प्रभाव था। ठीक है, तो इस कट्टर सामंतवाद का विरोधी है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस कट्टर सामंतवाद का विरोधी है, क्योंकि सामंतवाद क्या कर रहे थे, सामंतवाद जो थे वो चीन में अलगाव, विद्रोह की भावनाओं को पैदा कर रहे थे। ठीक, तो इन सब चीजों को देखते हुए उसने क्या किया, कन्फ्यूशियस ने एक सशक्त केंद्रीय सत्ता का समर्थन किया, जैसा कि मैकियावेली ने किया था। अब देखते हैं कि कन्फ्यूशियस का आदर्श राज्य क्या है, आइडल स्टेट इसका क्या है। अब देखिए, आदर्श राज्य में समस्त पदाधिकारी व जनता अपने स्वधर्म का पालन करेंगे। जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो का आदर्श राज्य क्या था, प्लेटो के आदर्श राज्य की व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करेगा, दूसरे के कार्य में इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करेगा, तभी न्याय व्यवस्था बनी रहेगी। यानी कि प्लेटो के जो न्याय व्यवस्था है वो कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक इसी तरीके से कन्फ्यूशियस भी कहता है कि जो कन्फ्यूशियस का आदर्श राज्य है, इसमें वो कह रहा है कि जितने भी आदर्श राज्य में पदाधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वे सब और जो भी जनता है उस राज्य में, ठीक है, जब सभी अपने धर्म का पालन करेंगे, यानी कहने का मतलब है जिसको जो कार्य, जो दायित्व सौंपा गया है उस दायित्व का निर्वाह करेंगे, तभी आदर्श राज्य की स्थापना संभव हो पाएगी। अब देखिए, आदर्श राज्य की नींव में 3 तत्व होते होंगे, ऐसा कन्फ्यूशियस बोलता है। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं, जैन है, यी है और ली है। ठीक है, जैन का तात्पर्य होता है लोक कल्याण, वेलफेयर, यी का मतलब है औचित्य और ली का मतलब है अनुष्ठान, जो ऊपर अभी हमने देखा था कि आदर्श राज्य की नींव में 3 तत्व होंगे। ठीक इसी तरीके से इसने बताया कि श्रेष्ठ मनुष्य के अंदर भी 3 गुणों में का समन्वय पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, शासक को स्वधर्म पालन व कर्तव्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह प्रजा के पिता तुल्य है। ठीक है, यानी अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह रहा है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस कह रहा है कि जो शासक है, जो राजा है हमारा, ठीक है, उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, उसको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कैसा कर्तव्य, कैसा धर्म? अब देखिए, उसका धर्म क्या है, प्रजा का कल्याण करना, उसका कर्तव्य है राज्य की सेवा करना, राज्य के हित में कार्य करना। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि राजा क्या होता है, राजा जो है प्रजा के पिता के समान होता है। ठीक है, राजा जो है प्रजा के पिता तुल्य होता है, इसीलिए उसे अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उसे कभी भी निरंकुश नहीं होना चाहिए। कभी भी निरंकुश नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, शासकों को 9 नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसा कन्फ्यूशियस बोल रहा है कि जो राजा होगा उसको 9 नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें चारित्रिक विकास क्या है, उसका प्रथम नियम है, जिसमें राजा के चरित्र का विकास, ठीक है, प्रथम नियम है,
जिसमें राजा के सद्गुणों का विकास हो, राजा के चरित्र का विकास हो, राजा का जो ये नियम होगा ये प्रथम नियम होगा। ठीक है, 9 नियमों में से ये प्रथम नियम क्या है कि राजा का चरित्र का विकास, राजा के गुणों का विकास होना चाहिए। ठीक है, कन्फ्यूशियस एक यथार्थवादी व व्यवहारिक विचारक है, ना कि आदर्शवादी। ये बात आप ध्यान रखना, स्टार बना लो इसको, क्योंकि कन्फ्यूशियस क्या है, आदर्शवादी विचारक नहीं है, यह एक यथार्थवादी विचारक और व्यवहारिक विचारक है। क्योंकि आदर्शवाद में क्या पाया जाता है, आदर्शवादी राज्य में परंपराओं व अनुष्ठानों का विशेष स्थान होता है, जबकि ध्यान रखना, जबकि कन्फ्यूशियस के राज्य में कन्फ्यूशियस कभी भी परंपराओं का समर्थन नहीं करता। कन्फ्यूशियस जो है परंपराओं से सीखता है। ठीक है, परंपराओं से सीख करके नई चीज़ों को स्वीकार करता है, ये बात ध्यान रखना, नई चीज़ों को स्वीकार करता है परंपराओं से सीख करके। तो कन्फ्यूशियस जो है वो आदर्शवादी नहीं बल्कि यथार्थवादी। अब देखते हैं कन्फ्यूशियस की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। कन्फ्यूशियस एक महान विचारक व महान दार्शनिक होने के साथ साथ एक महान शिक्षक भी था। ठीक है, उसके शिक्षा संबंधी विचार उसके शिष्य सांग द्वारा रचित पुस्तक तासीमो, ठीक है, अर्थात महान शिक्षा, तासीमो एक बुक है जो उसके शिष्य सांग ने लिखा था। ठीक है, सांग के द्वारा तासीमो बुक लिखी गई और इसी तासीमो बुक में कन्फ्यूशियस के शिक्षा संबंधी विचार मिलते हैं। महान शिक्षा का एक ही उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? वह व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाना। पूर्णता की ओर ले जाने का मतलब है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की ओर, व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ठीक है, व्यक्ति को परफेक्शन की तरफ ले जाना, व्यक्ति को नैतिकता की तरफ ले जाना। अब देखिए शब्द बार बार नैतिकता आ रहा है, तो नैतिकता शब्द आने का तात्पर्य यह नहीं है कि कन्फ्यूशियस आदर्शवादी विचारक है। ठीक है, नैतिकता आने का मतलब है कि यह आदर्श राज्य की व्यवस्था करना चाहता तो है, लेकिन वो यथार्थ को ध्यान में रख करके, ठीक है, यथार्थ को ध्यान में रख करके। अब देखिए कन्फ्यूशियस की जो महान शिक्षा है, कन्फ्यूशियस की महान शिक्षा व्यवहारिक है, जिसमें व्यक्ति भावना व श्रद्धा से प्रेरित होने के बजाय बुद्धि व तर्क से प्रेरित होता है। ये बात आप ध्यान रखना। क्योंकि कन्फ्यूशियस की जो शिक्षा व्यवस्था है वह व्यवहारिक है। ठीक है, व्यवहारिक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें बुद्धि व तर्क से लोगों को प्रेरित किया जाता है। कन्फ्यूशियस के अनुसार शिक्षा जो है समस्त व्यवस्था में सुधार का मूल आधार है। जैसे प्लेटो ने कहा कि शिक्षा क्या होगी, शिक्षा के द्वारा ही दार्शनिक राजा का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा जो होगी स्त्री और पुरुष के लिए होगी। ठीक इसी तरीके से जो कन्फ्यूशियस की शिक्षा व्यवस्था है वह सभी के लिए है। ठीक है, सभी के लिए है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि कन्फ्यूशियस की शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया है, तो ये बात गलत है, बल्कि कन्फ्यूशियस की शिक्षा व्यवस्था में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये सभी को शिक्षा का अधिकार कन्फ्यूशियस की शिक्षा व्यवस्था में मिलता है। चाहे वो सामंतवादी हों, चाहे वो गरीब वर्ग की हों, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ग के आते हों, उनको क्या मिल रहा है, कन्फ्यूशियस की शासन प्रणाली में, कन्फ्यूशियस की शिक्षा व्यवस्था में उनको शिक्षा का अधिकार पूर्ण रूप से मिल रहा है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि कन्फ्यूशियस की शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है या महिलाओं को अधिकार नहीं मिला है। ठीक है, इस तरीके से आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीज़ें कन्फ्यूजन में हमेशा डाल के रखेंगे। अब देखिए शिक्षा पर उसने इतना ज़्यादा बल दिया, उसी के उपलक्ष्य में, उसी के थ्रू उसने एक कोटेशन लिखा, कह रहा है राष्ट्र कल्याण से पहले परिवार कल्याण होना चाहिए और परिवार कल्याण से पहले व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, और व्यक्ति कल्याण से पहले हृदय का सुधार होना चाहिए और हृदय सुधार से पहले मस्तिष्क शुद्ध होना चाहिए, हमारा माइंड फ्रेश होना चाहिए। और मस्तिष्क शुद्धि के लिए हमें क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि
शिक्षा के माध्यम से ही हम राष्ट्र कल्याण कर सकते हैं, परिवार कल्याण कर सकते हैं, व्यक्ति का कल्याण कर सकते हैं, अपने हृदय का कल्याण कर सकते हैं। सब कुछ क्या है, शिक्षा ही एक मात्र वह आधार है जिससे राज्य का कल्याण किया जा सकता है। ऐसा कौन बोलता है? कन्फ्यूशियस ऐसा बोलता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट आएंगे, कोटेशंस आएंगे, आप इनको याद रखें, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक में कर दिया, बोल्ड में। अगर प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूशियस सस्ती व सार्वजनिक शिक्षा के समर्थक थे। सार्वजनिक का मतलब सभी के लिए शिक्षा, ठीक है, पब्लिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि सार्वजनिक शिक्षा के बजाय निजी शिक्षा के समर्थक थे, है ना, तो क्वेश्चन वहां पे आपको फंसा देगा। ठीक है, तो कन्फ्यूशियस कभी भी निजी शिक्षा के या प्राइवेट एजुकेशन के सपोर्टर नहीं थे। ठीक है, कन्फ्यूशियस डजंट सपोर्ट द प्राइवेट एजुकेशन। देखिए हमेशा ये क्या कर रहे हैं, सार्वजनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा सभी के लिए है, शिक्षा जो है वो सभी के लिए है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सभी के लिए शिक्षा बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वे केवल कुलीन वर्ग ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते थे। उन्होंने शिक्षा पर कुलीन वर्ग के एकाधिकारों को चुनौती दी। देखिए जब कन्फ्यूशियस का टाइम था तब केवल शिक्षा पर अधिकार किसको मिला हुआ था? शिक्षा पर अधिकार जो था कुलीन वर्ग को मिला हुआ था, यानी कि इलीट क्लास को, अमीर वर्गों को शिक्षा पर अधिकार मिला हुआ था। ऐसे में क्या था कि समाज का एक बड़ा वर्ग, ठीक है, एक बड़ा वर्ग अशिक्षित था, जिससे समाज में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, समाज में विभाजन का आधार बना हुआ था। इन सब को देखते हुए उसने शिक्षा पर ज्यादा बल दिया। ठीक है, कन्फ्यूशियस ने शिक्षा पर ज्यादा बल दिया और उसने कहा कि शिक्षा में चाहे वो कुलीन हो, चाहे वो साधारण हो, चाहे गरीब हो, चाहे दरिद्र हो, किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा। और शिक्षा कैसी होगी? शिक्षा जो है वो सार्वजनिक होगी। ठीक है, शिक्षा जो होगी वो सार्वजनिक होगी। कन्फ्यूशियस ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में चारित्रिक व नैतिक विकास के लिए नीति शास्त्र, भाषा, राजनीति तथा साहित्य पर विशेष बल दिया है। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें, जरूर इसको आप लर्न करें, बार बार चीजों को रिवाइज करते रहें कि कन्फ्यूशियस ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है। चरित्र के विकास, लोगों के कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों के नैतिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उसने एथिक्स पर बल दिया। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट पर आगे बल दिया उसने बोला भाषा पर बल दिया, उसने साहित्य पर उसने बल दिया, नीति शास्त्र पर बल दिया। इन सब चीज़ों पर फोकस के माध्यम से वो क्या करना चाहता है, वो व्यक्ति के नैतिक विकास को आगे बढ़ाना चाहता है। अब मैं बार बार यही चीज आपसे बोल रहा हूँ, नैतिक नैतिक शब्द क्यों आ रहा है इसमें, मॉरल एथिकल शब्द क्यों आ रहे हैं इसमें? ठीक है, मॉरल एथिकल शब्द आने का मतलब ये नहीं है कि वह नैतिकतावादी विचारक है। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूशियस यथार्थवादी विचारक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यथार्थवादी विचारक है कन्फ्यूशियस। अब एक इंपॉर्टेंट उसने एक सिद्धांत दिया, रन सिद्धांत। ठीक है, कन्फ्यूशियस का जो प्रिंसिपल है एक रन प्रिंसिपल है। अब देखिए कन्फ्यूशियस की पूरी विचारधारा 4 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहला तत्व है रन। रन का मतलब है मानव सेवा। ठीक है, रन का मतलब क्या है? मानव सेवा। या फिर इस तरीके से कोई मैचिंग के लिए दे देगा, रन दे देगा, ई दे देगा। ई का मतलब होता है न्याय, जस्टिस। ताओ दे देगा, ताओ का मतलब है नैतिकता। तेह, तेह का मतलब है सदाचार। तो कन्फ्यूशियस की जो विचारधारा है वो 4 चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, मानव सेवा से, न्याय से, नैतिकता से और सदाचार से। इन 4 चीजों का मिश्रण जो है वो कन्फ्यूशियस के विचारों में पाया जाता है। ठीक है, कन्फ्यूशियस के विचारों का आधार क्या है? रन, ई, ताओ, ते, यानी कि मानव सेवा, न्याय, नैतिकता और सदाचार। इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल बेस में भी याद रखने हैं, फैक्चुअल बेस में भी याद रखने हैं। लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है?
रन, ठीक है। जो 4 तत्व हैं उसके, इन चारों में से रन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्यों? क्योंकि रन का तात्पर्य क्या है, मानव की सेवा करना। मानव की सेवा अर्थात प्रजा का कल्याण। प्रजा का कल्याण यह राजा का कर्तव्य बताता है। कन्फ्यूशियस कह रहा है कि राजा का कर्तव्य क्या होगा, रन को आगे बढ़ाना, यानी कि मानव की सेवा को आगे बढ़ाना। मानव की सेवा का तात्पर्य है प्रजा के कल्याण को आगे बढ़ाना, ठीक है। इस तरीके से कहीं ना कहीं इन 4 तत्वों के माध्यम से, मानव सेवा, न्याय, नैतिकता और सदाचार के माध्यम से वह राजा के ऊपर नियंत्रण भी स्थापित करता है, ठीक है। एक तो नियंत्रण भी स्थापित करता है और यह 4 सद्गुण भी बताता है। रन का तात्पर्य क्या है, मानव प्रेम अर्थात मानव कल्याण व सेवा ही क्या है, सर्वोपरि है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक है कन्फ्यूशियस को लेकर के। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा है, ठीक है। अब देखते हैं, नोट करके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसमें। कन्फ्यूशियस ने स्वर्णिम मार्ग अथवा मध्यम, इसको मध्यम कर लीजिए, ठीक, मध्यम मार्ग का विचार भी दिया है जो अरस्तु से पूर्व दिया गया विचार है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि स्वर्णिम मार्ग या गोल्डन पाथ की बात जो करता है, ठीक है, गोल्डन पाथ या मिडिल पाथ की बात सबसे पहले कन्फ्यूशियस ने किया है। कन्फ्यूशियस के बाद अरिस्टोटल ने इस विचार को आगे बढ़ाया है। अगर ऑप्शन में दोनों हो तब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। फिर वहाँ पे देखा जाएगा कि किसका आंसर सही माना जाता है। कभी कभी एनटीए जो है अरिस्टोटल को सही मान सकती है, कभी एनटीए जो है वो कन्फ्यूशियस को भी सही मान सकती है। तो आपको अगर दोनों में से कोई एक हो तो आपको वही टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है और कन्फ्यूशियस हमारा कंप्लीट होता है। अब हम सुकरात के बारे में, हमारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया है, बट सुकरात के बारे में जब हम प्लेटो पढ़ेंगे तो सुकरात को वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ उनके फैक्ट, कुछ उनके सुकरात के कुछ डेटाज होंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी हम प्लेटो देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। और चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।